ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इन दिस वीडियो हम प्रूव करने वाले हैं कि मैटर का भी ड्यूल नेचर होता है और रेडिएशन का भी ड्यूल नेचर होता है। दोनों के पास दो नेचर होते हैं। दो नेचर कौन कौन से? वेव नेचर और दूसरा नेचर होता है पार्टिकल नेचर। तो हमें प्रूव करना है कि चाहे मैटर है हमारे पास, चाहे रेडिएशन है, दोनों दो तरह के नेचर को पोजेस करते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं मैटर क्या होती है और रेडिएशन क्या होती है। तो मैटर वो सारी चीज़ें जिनके पास वॉल्यूम होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दे आर कॉल्ड मेटल्स। यानी मैटर जो है वो मेड अप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। मैटर का पार्टिकल नेचर होता है, हम बचपन से पढ़ते आए हैं। इस वीडियो में हम प्रूव करेंगे कि जो मैटर है उसका वेव नेचर भी होता है। अब क्योंकि पता है हमारे पास एटम्स होते हैं, एटम्स में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हम कुछ एनर्जी देते हैं और वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन बाहर की तरफ होता है। उस एनर्जी को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन एनर्जी। अब आते हैं रेडिएशन पे। रेडिएशन क्या होती है? जो भी लाइट वेव्स हमारे पास आ रही हैं, ईएम वेव्स जो भी हैं, वो फॉर्म ऑफ एनर्जी कैरी करती हैं और इन्हीं को हम बोलते हैं रेडिएशंस। रेडिएशन वेव है, ये हमें पता है, हमने पढ़ा है। सन से आती है रेडिएशन, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशन आती हैं। तो इसका वेव नेचर तो होता है, दैट वी नो। इन दिस चैप्टर थ्रू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वी विल प्रूव दैट कि जो हमारे पास रेडिएशन है उनका पार्टिकल नेचर भी होता है। तो पहला हम यहाँ पे एक चीज़ की बात करते हैं, वो है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वर्क फंक्शन क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। यानी अगर मेरे पास कोई मेटल है और उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मुझे पता है अगर हम इस पर कोई लाइट फॉल कराएंगे या किसी भी चीज़ के प्रोसेस के थ्रू हमने इसको एनर्जी प्रोवाइड करी और इलेक्ट्रॉन क्या कर गए? बाहर निकल गए। इसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। यानी वो मिनिमम एनर्जी जो चाहिए किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए। अब इलेक्ट्रॉन एमिशन के अलग अलग मेथड्स होते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं पहला मेथड, जो कि थर्मो आयनिक एमिशन। नाम से पता लग रहा है थर्मो आयनिक एमिशन। इसका मतलब क्या है कि आप अपने मेटल को हीट करोगे, हीट की वजह से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे, तो इसको बोलेंगे थर्मो आयनिक एमिशन। दूसरा है सेकेंडरी एमिशन। अब इसमें क्या होता है? हम एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करते हैं मेटल सरफेस के ऊपर और उसकी वजह से दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाता है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन। नेक्स्ट हमारे पास है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। नाम से पता लग रहा है फोटो मतलब लाइट। यानी अगर मैं मेटल के ऊपर लाइट फॉल कराऊं और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो उसे हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। नेक्स्ट है फील्ड एमिशन। अब ये क्या होता है? यानी मैंने अपने मेटल को बैटरी से कनेक्ट कर दिया और मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। उस पोटेंशियल की वजह से जो मेरे पास चार्ज पार्टिकल है वो एक तरह की फोर्स फील करेंगे और मेटल की सरफेस से क्या करेंगे? बाहर की तरफ आने की कोशिश करेंगे। इसे बोलेंगे फील्ड एमिशन। अब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में हमने एक चीज़ बात की कि हमारे पास फोटोन नाम की कोई चीज़ आती है, वो मेटल पे स्ट्राइक करती है और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। तो समझते हैं कि फोटोन है क्या चीज़। तो फोटोन जो है वो लाइट का पार्टिकल है। लाइट बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है जिनके पास फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, उन्हीं को हम बोलते हैं फोटोन्स। तो लाइट बिहेव्स मेनली एज अ वेव बट इट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ टाइनी पैकेज ऑफ एनर्जी। यानी इसमें छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स होते हैं और इसी एनर्जी के पैकेट्स को बोलते हैं फोटोन। अब फोटोन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि फोटोन के पास मास नहीं होता। दे हैव एनर्जी विच इज़ इक्वल टू एच न्यू, जहाँ पे एच प्लैंक कांस्टेंट है और न्यू जो होती है फ्रीक्वेंसी होती है। तो प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है द एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन एज ई इक्वल टू एच न्यू, वेयर एच इज अ प्लैंक कांस्टेंट, न्यू इज अ फ्रीक्वेंसी, दिस इज अ फ्रीक्वेंसी, दैट इज अ प्लैंक कांस्टेंट, जिसे मैक्स प्लैंक ने दिया था। और एच की वैल्यू फिक्स होती है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी हमें पता है दैट इज सी अपॉन लैम्डा। सी क्या है यहाँ पे? स्पीड ऑफ लाइट। और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। पता है हमें वैल्यूज। ओके, फोटोन के पास कोई भी रेस्ट मास नहीं होता, मासलेस पार्टिकल है ये। फोटोन्स आर स्टेबल पार्टिकल, यानी वो अपने आप को ब्रेक नहीं करते, दे आर स्टेबल। वो फर्दर ब्रेक डाउन नहीं होते, ब्रेक डाउन डज नॉट टेक प्लेस, दे आर स्टेबल। दे डू नॉट हैव इलेक्ट्रिक चार्ज, इनके पास कोई चार्ज नहीं होता। यानी अगर आप फोटोन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे या मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो फोटोन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नेक्स्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एवरी फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी, सबके पास फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। इंटेंसिटी वेरी कर सकती है पर फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। द डायनेमिक मास ऑफ फोटोन इज एम इक्वल टू, डायनेमिक मास हम इससे निकाल सकते हैं, ई इक्वल टू
सी स्क्वायर से, जैसे ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है, ई की वैल्यू एच न्यू होती है हमारे पास, तो एच न्यू इक्वल टू एम सी स्क्वायर करके हम इसका मास निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, फोटोन कैन इंटरेक्ट विद अ पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन विच कैन बी सीन इन द कॉम्पटन इफेक्ट। वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है। फिलहाल बस इतना याद रखो कि जो फोटोन्स है वो इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट भी करते हैं। नेक्स्ट, फोटोन कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय व्हेन द रेडिएशन ऑफ एमिटेड और एब्जॉर्ब, यानी जब रेडिएशन एमिट होगी तो फोटोन बाहर निकलेंगे, रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी तो फोटोन एब्जॉर्ब हो जाएंगे एंड डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। नेक्स्ट, ड्यूरिंग फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन द मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन रिमेन्स सेम। मोमेंटम कितना होता है उसके पास, वो होता है h अपॉन लैम्डा। द एनर्जी पोजेस्ड बाय द फोटोन कैन बी ट्रांसफर टू द अदर पार्टिकल, जो कि हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी पढ़ेंगे कि जो फोटोन के पास एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ट्रांसफर करता है, उसको हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में। फोटोन्स आर नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, मैंने पहले एक्सप्लेन किया, क्योंकि फोटोन के पास कोई चार्ज नहीं होता, ये चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए ना मैग्नेटिक फील्ड से ना इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी से भी इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट, फोटोन ओनली एग्जिस्ट एज अ मूविंग पार्टिकल, मोशन में होता है, रेस्ट पे नहीं होता है। फोटोन्स आर द पार्टिकल विद स्पिन 1, ये हमारे पास बोसोन पार्टिकल्स हैं, वो क्या होते हैं हायर क्लासेस पढ़ेंगे हम, इनकी स्पिन 1 होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन की स्पिन हाफ होती है वैसे इनकी स्पिन 1 होती है। ओके, अब हम डिस्कस करने वाले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो पहले हमें चीज़ें डिस्कस करनी है वो है आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी पहले 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने अपने ऑब्जर्वेशन दी थी रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जब उस पर लाइट फॉल करती है। उन ऑब्जर्वेशन के थ्रू यूज़ करके और उनको कंक्लूड करके आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन थी हर्ट्ज की। हर्ट्ज ने बोला कि जब यूवी लाइट फॉल करेगी किसी भी नेगेटिव प्लेट पे, मेटल की कोई नेगेटिव प्लेट है, अगर इस पर यूवी लाइट, सिर्फ और सिर्फ यूवी लाइट फॉल करेगी तो हमारे पास कंडक्शन होगा और हमें करंट मिलेगा। फिर हेल्बॉच ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि जब यूवी लाइट फॉल करती है नेगेटिव प्लेट पे तो उसका जो नेगेटिव चार्ज है वो डिक्रीज करने लग जाता है। देखो, नेगेटिव चार्ज होता है किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से है, यानी इलेक्ट्रॉन उसमें से कम हो रहे हैं, तभी उस पर जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और धीरे धीरे वो क्या बन जाता है, न्यूट्रल बन जाता है। फिर लेनार्ड ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि व्हेन यूवी लाइट फॉल्स ऑन कैथोड यानी नेगेटिव प्लेट है हमारे पास, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, तब इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, और इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा जब तक यूवी फॉल नहीं करेगी। पर अगर यूवी फॉल करती है एनोड पे तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन 3 ऑब्जर्वेशन को यूज़ करके आइंस्टाइन ने अपना सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट दिया, जिसे हम बोलते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब उसको पढ़ेंगे। तो आइंस्टाइन ने अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो डायग्राम थी, जो उसकी रिप्रेजेंटेशन थी, वो ऐसी थी। उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, उसमें 2 हमारे पास एक कैथोड था और एक एनोड रहा। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, ऑब्वियस है। एनोड पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसको कनेक्ट कर दिया हमने वोल्ट मीटर से, और वोल्ट मीटर के पैरेलल में हमने लगा दी एक बैटरी, एक रेजिस्टेंस, और इसको सीरीज में कर दिया एमीटर के साथ। ये कनेक्शन था। यहाँ पे मेटल प्लेट थी, उस मेटल प्लेट के पास एक आ रही थी लाइट, जो कि एक क्वार्ट्ज विंडो थी। यहाँ पे क्वार्ट्ज विंडो के थ्रू लाइट आ रही थी। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे लाइट कैथोड के ऊपर फॉल कर रही है, जो कि ऑब्वियस नेगेटिव प्लेट है, और उससे इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे, कैथोड की तरफ। हमें पता है इलेक्ट्रॉन के मोशन से क्या प्रोड्यूस होता है, करंट। तो यहाँ पे हमें एक तरह का करंट मिलता है जिसको हम बोलते हैं फोटो करंट, फोटो करंट। ठीक है। अब फोटो करंट जो है वो बहुत कम होता है, तो जनरली हम माइक्रो एम्पियर में नापते हैं। यहाँ पे एम्पियर लिख दिया, पर वो माइक्रो एम्पियर में होता है, बहुत कम होता है। एग्जाम के लिए आपको बस डायग्राम आने चाहिए और आप थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि आपको क्या लिखना है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, इसने प्रूव कर दिया था कि जो लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। लाइट का वेव नेचर तो पहले ही था रेडिएशन का, इसे ये प्रूव कर दिया कि लाइट के पास उसका पार्टिकल नेचर भी होता है। अब हमने जो साइंटिस्ट थे, आइंस्टाइन थे, उन्होंने अलग अलग ऑब्जर्वेशन करी अलग अलग चीज़ों पे। पहले उन्होंने देखा इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। अब इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी है क्या, इंटेंसिटी क्या चीज़ होती है, इंटेंसिटी होती है नंबर ऑफ फोटोन्स, नंबर ऑफ फोटोन्स। अगर मैं बात करूँ कि इंटेंसिटी ज़्यादा है किसी भी लाइट की, यानी नंबर ऑफ फोटोन्स क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स भी ज़्यादा हैं, क्योंकि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो वन इलेक्ट्रॉन वन फोटोन फिनोमिना है। अब इसका मतलब क्या है, वन इलेक्ट्रॉन वन फिनोमिना मतलब फोटोन, सॉरी नॉट फोनोन, ओके। तो वन फोटोन मतलब होता है कि जब हमारे पास एक फोटोन फॉल करेगा
अगर मेरे पास किसी मेटल प्लेट पे एक फोटोन फॉल करता है तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, एक फोटोन कभी भी दो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं निकाल सकते। तो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी में क्या पढ़ा गया कि जब हमारे पास नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे, यानी अगर मेरे पास 10 फोटोन्स हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उनकी वजह से करंट होगा। अगर मैंने 100 फोटोन ले लिए तो 100 फोटोन की वजह से 100 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, उनकी वजह से करंट होगा। यानी जितने ज़्यादा मैं नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाती रहूँगी उतने हमारे पास क्या बढ़ता रहेगा, फोटो करंट बढ़ता रहेगा। तो इसलिए जो इंटेंसिटी और फोटो करंट का ग्राफ होता है दैट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, कि जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या करेगा, करंट बढ़ता रहेगा। तो फोटो करंट वेरीज लिनियरली विद intensity, more is the intensity, more will the photon and more will be the photo current. नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल है क्या उसको समझते हैं। अब हमारे पास क्या था इस डायग्राम में, ये एनोड की प्लेट थी। अब इनिशियली मान लो कि मैंने एनोड की पोटेंशियल को 0 मान लिया, यहाँ पे कर लेते हैं। ओके, ये हमारे पास कैथोड था, ये मेरे पास एनोड था। कैथोड का पोटेंशियल नेगेटिव, इसका मान लो मैंने खुद प्रोवाइड किया, 0 प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये नेगेटिव है और ये 0 है, इनके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है। जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे वो पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से इसकी तरफ मूव करेंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा जिसकी वजह से क्या होगा, करंट होगा। ठीक है, दूसरा केस, तो जब हमने 0 पोटेंशियल दिया तो उसकी वजह से क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे और ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, कॉन्स्टेंट होगा, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस वेरी नहीं करता, ये भी वेरी नहीं कर रहा है, तो जो करंट होगा वो सेम रहेगा, वेरी करेगा लीनियरली कांस्टेंट, नॉट लीनियरली कांस्टेंट। नेक्स्ट, अगर मैंने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया, ये नेगेटिव है और इसको मान लो मैंने पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया। अब जितना मैं पोटेंशियल बढ़ाती जाऊंगी इस पे उतने इलेक्ट्रॉन का मोशन जो है वो भी स्पीड अप होता रहेगा, यानी जितना पोटेंशियल ज़्यादा उतना इलेक्ट्रॉन का मोशन ज़्यादा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उतना हमारे पास क्या ज़्यादा आने लग जाएगा, करंट भी ज़्यादा आने लग जाएगा। थर्ड केस लेते हैं कि जब ये भी नेगेटिव पोटेंशियल है और ये भी नेगेटिव पोटेंशियल, दोनों को मैंने नेगेटिव कर दिया। कैसे नेगेटिव किया, मान लो ये -5 था, इसको मैंने -2 किया। ऑफ कोर्स कि दोनों ही नेगेटिव हैं, पर यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस है, ये ज़्यादा छोटा है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू बड़ी होती है तो वो कम होती है, और ये -2 है तो ये वैल्यू उससे बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस है, कितने का है, 3 का है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी मूव करना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं मेटल सरफेस पे तो उनके पास कुछ एनर्जी होती है जिसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, वर्क फंक्शन दिया गया, वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए होती है सरफेस से बाहर निकालने के लिए। तो हर मेटल का जो वर्क फंक्शन होता है वो अलग अलग होता है और फिक्स्ड होता है। सबसे कम वर्क फंक्शन जो होता है वो सीजियम का होता है। सीजियम में आप कम एनर्जी का फोटोन स्ट्राइक करोगे तब भी इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो जाएगा। तो जो वर्क फंक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो कि ये डिसाइड करता है कि मेटल के सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। वो डिसाइड करने वाला एक ही फैक्टर है, दैट इज अ वर्क फंक्शन। तो जब वर्क फंक्शन से ज़्यादा हमने एनर्जी दी, मान लो मैंने 100 एनर्जी दी और 10 उसका वर्क फंक्शन था, तो मुझे 90 जो एनर्जी मिली वो क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी। अब उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब यहाँ पे मैं नेगेटिव पोटेंशियल अगर बढ़ाऊँ तो वो क्या करेगा, ये भी नेगेटिव है, जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनके पास भी नेगेटिव एनर्जी है, तो दोनों दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और जब काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगी स्टॉपिंग पोटेंशियल के, जितनी काइनेटिक एनर्जी है उतना ही क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या कर जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, और उसी को हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी एक ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाता है, उसको बोलेंगे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल। और मैंने अभी दिखाया आपको कि स्टॉपिंग पोटेंशियल हमेशा हमेशा नेगेटिव होगा, ये कभी पॉजिटिव नहीं होता, क्योंकि पॉजिटिव पे करंट सैचुरेट हो जाता है। तो ग्राफ देखते हैं, हमने 3 फ्रीक्वेंसी पे ग्राफ लिए हैं। पहली फ्रीक्वेंसी पे देखो, फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेगी एनर्जी, जितनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी होगा। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का ग्राफ दे रखा है। तो पहले फ्रीक्वेंसी ν1 कम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम आया, ν2 उससे ज़्यादा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पे है, ν3 उससे भी ज़्यादा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा यहाँ पे आया। एक ऐसा पॉइंट आएगा, अगर मैं पॉजिटिव पोटेंशियल की बात करूँ, जब हमारे पास करंट क्या हो जाएगा, सैचुरेशन करंट आ जाएगा। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि सैचुरेशन करंट हमें कौन से पोटेंशियल पे मिलता है, तो पॉजिटिव पोटेंशियल पे मिलेगा, और स्टॉपिंग पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव पोटेंशियल पे मिलता है। क्योंकि और इंटेंसिटी हम वेरी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इंटेंसिटी वेरी नहीं कर रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो आप कितने भी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा लो, अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन ही मूव करने वाले हैं, 20 मूव नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन है, इससे जो करंट होता है वो सैचुरेशन रीजन में चला जाता है। पर अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो हमारे पास सिनेरियो डिफरेंट होगा, पर इस केस में हम इंटेंसिटी को सेम ले रहे हैं, बस फ्रीक्वेंसी वेरी कर रहे हैं। नेक्स्ट ग्राफ है,
इंटेंसिटी का और स्टॉपिंग पोटेंशियल का। यहाँ पे डिफरेंस है, इंटेंसिटी जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती। तो आप कितनी भी इंटेंसिटी दो, अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो आपके पास फोटो करंट है वो बढ़ेगा। देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इन 3 पॉइंट पे फोटो करंट डिफरेंट है। यहाँ पे इन सब वैल्यू पे फोटो करंट की वैल्यू डिफरेंट है। अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाती हूँ तो ऑब्वियस है फोटो करंट बढ़ता है, पर स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ध्यान रखने वाली बात है, इंटेंसिटी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, पर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा, विल सेम। पर मैं अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता है। यानी एनर्जी बढ़ाने से, ये कंक्लूड करेंगे हम, एनर्जी अगर हम इंक्रीज करते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे। अगर एनर्जी इंक्रीज करेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या करेगा, इंक्रीज। ओके, नेक्स्ट एक इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे मैंने एक बात की थी वर्क फंक्शन की। वर्क फंक्शन क्या है, मिनिमम एनर्जी है रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। ओके, यानी हम हर मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो अलग अलग होता है, सबको अलग अलग एनर्जी चाहिए होती है। तो यहाँ पे जो 3 ग्राफ देख रखे हैं इन सबका स्लोप सेम है। स्लोप सेम का मतलब क्या है, सेम एंगल बना रहे हैं ये एक्स एक्सिस के साथ, यानी इनकी जो स्लोप है वो कांस्टेंट है और इनकी स्लोप होती है एच, दैट इज प्लैंक कांस्टेंट। वर्क फंक्शन एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यानी जितना हम जाते जाएंगे डाउनवर्ड, जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है उतना वर्क फंक्शन क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, वर्क फंक्शन होता क्या है वो हम फाई नॉट से डिनोट करते हैं। फाई नॉट की वैल्यू तो ई एच न्यू नॉट। अगर यहाँ से मैं फ्रीक्वेंसी का वर्क फंक्शन रिलेशन देखूँ तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा फाई नॉट अपॉन न्यू नॉट इक्वल टू एच, या मैं ऐसे भी कर सकती हूँ एच इज इक्वल टू एच न्यू नॉट इज इक्वल टू फाई अपॉन एच नॉट। ठीक है, ये फाई क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है हमारे पास। तो ये बता रहा है कि हमारे पास जो मेटल्स हैं, मेटल विद द लोअर वर्क फंक्शन इधर है क्योंकि इनकी वर्क फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि इनकी वर्क फंक्शन की वैल्यू कम है, इनकी वर्क फंक्शन की वैल्यू कम है, तो इनको निकालना आसान है। दे आर ईजियर, इट इज़ ईजियर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस मेटल। इफ दिस इज अ मेटल ए, दिस इज अ मेटल बी एंड दिस इज अ मेटल सी, देन इट इज ईजी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल ए कंपेयर टू बी एंड सी। तो जितना आप ग्राफ में डाउनवर्ड मूव करते जाओगे उतना वर्क फंक्शन बढ़ेगा और आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जो इन सबको कंक्लूड करके दिया गया था। तो पहला लॉ कहता है कि द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। यानी मैंने ग्राफ में एक्सप्लेन किया, अगर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो करंट ज़्यादा होगा। सैचुरेशन करंट इज फाउंड टू प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो सैचुरेशन करंट कौन सा था, ये वाला करंट। इंटेंसिटी बढ़ेगी तो सैचुरेशन करंट बढ़ेगा। हमें देख रहे हैं हम यहाँ पे, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ रही है सैचुरेशन करंट क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, पर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। आप इंटेंसिटी बढ़ाओ उससे स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फ्रीक्वेंसी का पड़ता है। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी आफ्टर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। हम बात करें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए, दैट इज अ मिनिमम एनर्जी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। देयर एग्जिस्ट अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच द नो एमिशन टेक प्लेस कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अपने आप ही होता रहेगा, बीच में कोई टाइम का डिफरेंस नहीं होता कि फोटोन आया है फिर टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन निकलने में, ऐसा नहीं होता है, साथ निकल जाते हैं। नेक्स्ट है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब आइंस्टाइन ने अपने इस इक्वेशन में बोला कि जो एनर्जी फोटोन एब्जॉर्ब करेंगे वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगी। ये इंस्टेंट एनर्जी है, इट विल डिवाइड इनटू 2 पार्ट, दैट इज वर्क फंक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी। और जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होगी वो हाफ mv² के बराबर होती है, और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, EV नॉट के, जहाँ पे V नॉट कहलाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, और जो हमारे पास ये वैल्यू होती है वो होती है फाई नॉट की वैल्यू होती है एच न्यू नॉट, जहाँ पे न्यू नॉट कहलाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम पुट करें
एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी या फिर ई वी नॉट पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से वैल्यू निकालूँ, एच कॉमन आ जाएगा, न्यू माइनस न्यू नॉट विल बी इक्वल टू ई वी नॉट। अगर मुझे यहाँ से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालें, कुछ भी निकालें, तो आई कैन कैलकुलेट। इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज एच न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि जो स्टेपिंग पोटेंशियल है और जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है दोनों की वैल्यू क्या है, सेम रहती है। नेक्स्ट है फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। अब फेलियर क्यों हो गया था वेव थ्योरी का, क्योंकि वेव थ्योरी ने प्रूव किया था लाइट जो है वो क्या है, वेव है, और वो डिपेंड करते हैं सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी पे। पर हमने इसमें ये प्रूफ किया कि वो इंटेंसिटी के साथ साथ फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करती है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जैसे इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल एट ऑल फ्रीक्वेंसी। पर हमने यहाँ पे प्रूफ किया पार्टिकल नेचर में कि इलेक्ट्रॉन जो है उनका एमिशन तभी होता है जब उनको पर्टिकुलर वेलोसिटी मिलती है, जिसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मिलती है, जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देयर इज अ नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे ही नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है वेव नेचर ऑफ मैटर। वेव नेचर ऑफ मैटर को प्रूव किया था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ने, बहुत ईजी था। उन्होंने बोला कि हमारे पास, अगर मैं बोलूँ कि फोटोन पार्टिकल भी है और फोटोन क्या है, वेव भी है, तो फोटोन के पास इनिशियल एनर्जी कितनी होगी अगर वो वेव की तरह बिहेव करेगा। तो अगर फोटोन बिहेव करेगा वेव की तरह तो एनर्जी कितनी होगी, ई इक्वल टू एच न्यू। अगर वही फोटोन मेरा बिहेव करेगा मैटर की तरह तो एनर्जी होगी एम सी स्क्वायर। मैटर की एनर्जी ये होती है, क्योंकि दोनों ही फोटोन की एनर्जी, तो आई कैन इक्वेट दैम, तो आई कैन राइट एच न्यू इक्वल टू एम सी स्क्वायर। Now nu can be also written as c upon lambda which is equal to mc square. c is cancelled out with the c, h upon lambda equal to mc. अगर यहाँ से मैं वैल्यू निकालूँ लैम्डा की, जिसे बोलेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो दैट विल बी h अपॉन mc। अब c जो है यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट थी, c इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि फोटोन जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है। पर अगर हमारे पास कोई पार्टिकल है तो v पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, v। तो v इज अ वेलोसिटी ऑफ मैटर। कोई भी मैटर है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, कोई भी मैटर है, उसके पास v वेलोसिटी एसोसिएट होगी इसके साथ, तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी h अपॉन एम वी। इसी को बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। अगर हमें काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन निकालना है, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर। दिस इज ऑल्सो रिटन एज h अपॉन पी। याद रखना यहाँ पे p पिक क्या है, मोमेंटम है, तो हम डी ब्रोगली वेवलेंथ को h अपॉन पी के बराबर भी लिखते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है, तो अगर मैं इसको m से मल्टीप्लाई कर दूँ इसी चीज़ को, 1/2 m से मल्टीप्लाई कर दिया, m से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो m तो ऑलरेडी था, यहाँ पे m स्क्वायर हो गया, v स्क्वायर हो गया, यहाँ पे मेरे पास काइनेटिक एनर्जी हो गई। आई कैन राइट m स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल टू 2m के ई। अगर मैं यहाँ से mv की वैल्यू निकालूँ तो आई विल राइट रूट में 2m के ई। अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ mv की वैल्यू इस इक्वेशन में, तो आई विल गेट लैम्डा विल बी इक्वल टू h अपॉन रूट में 2m के ई। तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाता है वेवलेंथ का काइनेटिक एनर्जी के साथ, जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार इससे क्वेश्चन बनते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट रिलेशन। नेक्स्ट, अगर हमें पोटेंशियल गिवन हो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी ई वी नॉट के बराबर होती है। सो लैम्डा विल बी इक्वल टू h अपॉन रूट में 2m। यहाँ पे ई वी आ जाता है, ई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इज अ कांस्टेंट, h इज अ कांस्टेंट। इन सब पैरामीटर को मैं पुट करूँ तो वैल्यू आती है 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन रूट वी। तो दिस इज अ formula for the wavelength, that is a de Broglie wavelength in terms of the potential. So these three are the important formula. This one is according to potential, kinetic energy, and in terms of momentum और mass and velocity. तो ये de Broglie wavelength थी जो कि मैटर वेव को प्रूव करती है कि मैटर जो है वो वेव की तरह बिहेव करती है। तो ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का वन शॉट था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना ही है एग्जाम के लिए। उसके बाद हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे जिनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।